जब जनरल फाइनेंस और रेलवे फाइनेंस अलग थी, तो रेलवे का बजट अपना पेश होता था पार्लियामेंट में। किंतु जब से जनरल फाइनेंस में रेलवे फाइनेंस जब मर्ज हुआ, तो उसमें अब रेल बजट सेपरेट से नहीं होता है, जनरल बजट के तहत ही रेलवे को फाइनेंस की जाती है। तो एक्चुअली फाइनेंस का मुख्य बिंदु होता है कि जो रिसीट होता है और ठीक उसके अपोजिट जो एक्सपेंडिचर होता है। तो रिसीट जो हमारी जो आय होती है, जो इनकमिंग हमारा जो पैसा आता है, तो उसको हम लोग रिसीट कहते हैं। और एक्सपेंडिचर होता है कि जिसको हम लोग खर्च करते हैं। तो जो पैसा हमारे पास आता है उसको हम जो खर्च करते हैं, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। तो रिसीट का मुख्य सोर्स जो रेलवे में जो है, वो आपका अर्निंग है। तो अर्निंग में जैसे आपका हमारा मुख्य सोर्स है आपका गुड्स ट्रैफिक है, पैसेंजर ट्रैफिक है, उसके बाद सन्ट्री आइटम्स आता है। और ये हमारा जो टोटल जो अर्निंग होता है, इसको हम लोग ग्रॉस अर्निंग कहते हैं। और ठीक एक्सपेंडिचर जो होता है, वो दो तरह से मुख्य रूप से दो होता है। एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, वो 3 to 14 जो है, जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारा खर्च जो होता है, 3 डिमांड नंबर 3 से 13 का जो डिमांड नंबर होता है, उसमें जो हमारा एक्सपेंडिचर परटेन करता है, उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और डिमांड नंबर 16 में जो एक्सपेंडिचर होता है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जब सस्पेंस को ऐड किया जाता है, तो वो हमारा ग्रॉस ट्रैफिक रिसीट होता है। जिसको हम लोग रिसीट कह रहे हैं, वो हमारा जीटीआर होता है, यानी ग्रॉस ट्रैफिक रिसीट, यानी टोटल वर्किंग एक्सपेंसेस जो होता है, उसमें हमारा सस्पेंस जो है, क्रेडिट सस्पेंस क्या होता है, उसको उसमें ग्रॉस अर्निंग में जोड़ा जाता है। और जो डेबिट सस्पेंस होता है, उसको हम लोग ग्रॉस अर्निंग से माइनस करते हैं, तब हमको जीटीआर मिलता है। तो ये रिसीट हुआ। और ठीक उसी तरह एक्सपेंडिचर जो होता है, 3 to 13 का जो ग्रॉस एक्सपेंडिचर हुआ, उसमें जो हमको क्रेडिट रियलाइज होता है, उसको अगर हम माइनस करते हैं, तो हमारा नेट एक्सपेंडिचर होता है। तो ये रिसीट और एक्सपेंडिचर के आधार पर ही किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल पोजीशन को आकलन हम करते हैं। विशेषकर हमारा रेलवे जो है, तो रेलवे का जो अर्निंग हमारा पैसेंजर, गुड्स, सन्ड्री आइटम, और इसके अलावा जो सन्ड्री आइटम में आपका लाइसेंस फी है, आपका लीज है, ये सब मिसलेनियस जो अर्निंग आता है, ये टोटल हमारा अर्निंग का स्कोप बनता है। तो किसी रेलवे की वायबिलिटी हम तब आकलन करते हैं कि जितना हम आय करते हैं, जितना हमारा रिसीट हो रहा है, जो हमारा अर्निंग हो रहा है, उसके रेशियो में हम कितना खर्च कर रहे हैं। तो ये दोनों का प्रोपोर्शन जो होता है, उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि हमारा प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल पोजीशन है कि नहीं। इसके लिए हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो का उपयोग करते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो के आधार पर हम रेलवे की एफिशिएंसी को जानने में समर्थ होते हैं। जैसे ऑपरेटिंग रेशियो होता है कि
जितना वर्किंग एक्सपेंसेस होता है और डिवाइडेड बाय ग्रॉस अर्निंग जो होता है इनटू 100, तो ये वर्किंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय ग्रॉस अर्निंग इनटू 100 जो होता है, ये परसेंटेज जो आता है रेशियो, इसी का आधार पर हम ऑपरेटिंग रेशियो का आधार पर ही रेलवे की प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन को आकलन करते हैं कि रेलवे प्रॉफिटेबल ऑपरेशन में है कि ये लॉस में। जैसे सपोज कीजिए कि अगर वर्किंग एक्सपेंसेस टोटल 3 to 30 का, हेलो, एप्रोप्रिएशन टू आपका डीआरएफ, एप्रोप्रिएशन टू पेंशन फंड जो है 3 to 13 का जो एक्सपेंडिचर में जोड़ने पर जो टोटल वर्किंग एक्सपेंसेस होता है उसको ग्रॉस अर्निंग के द्वारा जब हम डिवाइड करते हैं, तो सपोज कीजिए अगर मान लीजिए कि अगर टोटल, एक उदाहरण के स्वरूप में, कि अगर 90 रुपीज हम खर्च करते हैं और हमारा अर्निंग अगर 100 रुपया हो रहा है, तो इसको हम रेशियो में लिखेंगे 90/100 इंटू 100, यानी टोटल 90%। तो 90% ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है, इसका मतलब है कि 90 रुपया हम खर्च कर रहे हैं तो 100 रुपया हम कमा रहे हैं। 90 रुपया एक्सपेंडिचर हो रहा है तो 100 रुपीज हम कमा रहे हैं, यानी 10% जो है, 10% का जो मार्जिन है ये हमारा प्रॉफिटेबल है, यानी 90 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 यानी 90%। तो ये ऑपरेटिंग रेशियो रेलवे का, इस रेलवे का, जैसे मान लीजिए कि अगर 90% कहा जाए तो कहने का मतलब है कि हम 90 रुपया खर्च करके 100 रुपया कमा रहे हैं, तो दैट इज ए प्रॉफिटेबल इंडेक्स ऑफ द ऑपरेटिंग रेशियो। ये ऑपरेटिंग रेशियो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, जिसके आधार पर हम कर सकते हैं हमारा फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो वायबल है। और ठीक उसी तरह फाइनेंस में सबसे मुख्य बिंदु होता है कि जो प्रपोजल हम लोग, किसी तरह का प्रपोजल जो आपका रेलवे में कंकरेंस करना होता है, तो फाइनेंस के द्वारा ही होता है। तो जो भी वर्क होता है रेलवे का, जो भी अगर वर्क होता है, उस वर्क के लिए प्रायर एग्जीक्यूटिव जो है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेकर वो फाइनेंस से कंकरेंस के लिए प्रपोजल को सबमिट करता है। तो फाइनेंस में जो भी हम खर्च कर रहे हैं, जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उसका कुछ एक गाइडलाइंस है। उस गाइडलाइंस को हम कहते हैं कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। तो कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी जो होता है वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल होता है कि जो भी हम पब्लिक फंड से, जो भी हम अपना रेलवे का जो फंड है उससे कुछ भी अगर खर्च कर रहे हैं तो उसका क्या सिद्धांत होता है, जो एक वही गाइडिंग प्रिंसिपल को हम कहते हैं कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। तो कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी में 3-4 बिंदु है जिस पर हमको ध्यान देना होता है। एक तो सबसे पहला बिंदु ये होता है कि जो भी आवश्यकता के अनुसार जो डिमांड हो उससे ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। जो हमारी आवश्यकता है उससे अधिक खर्च नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा बिंदु ये होता है कि कोई भी एक्टिविटी अगर कोई सैंक्शनिंग कर रहा है तो वो डायरेक्ट अपना एडवांटेज के लिए ना हो। माने कोई भी अथॉरिटी कोई चीज का सैंक्शन अगर दे रहा है, अगर खर्च करने की अनुमति दे रहा है, तो वो डायरेक्ट उसके हित में ना हो, ये ध्यान देना होता है। तीसरा ये है कि पब्लिक मनी जो है, जो पब्लिक मनी है जो यूटिलाइज
किसी पार्टिकुलर व्यक्ति और पार्टिकुलर कम्युनिटी के इंटरेस्ट में ना हो। किसी खास व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए, किसी खास कम्युनिटी को फायदा पहुंचाने के लिए हम पब्लिक मनी को यूटिलाइज नहीं कर सकते, बशर्ते कि इसमें 2-3 अपवाद कंडीशन है कि अगर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो खर्च की जो अमाउंट है, अगर बहुत ही मामूली है तो वो कंसीडर हो सकता है। दूसरा ये होता है कि अगर कोर्ट ऑफ लॉ से कुछ जजमेंट हो रहा है, किसी का क्लेम के लिए वो अगर जजमेंट लेके आ रहा है जिससे रेलवे को पैसा देना पड़ रहा है, खर्च करना पड़ रहा है, वो उस अवार्ड को पूरा करने के लिए रेलवे को अगर कुछ खर्च करना पड़ रहा है कोर्ट के डिसीजन के अनुसार, तो उस खर्च को वो कर सकता है। और तीसरा जो है कि कोई भी अलाउंसेस जो है वो हमारी इस तरह से रेगुलेशन होना चाहिए जो हमारे केवल प्रॉफिट का वो स्रोत ना हो। तो जो भी जरूरत के अनुसार ही कुछ अलाउंसेस में खर्च किया जा सकता है। चाहे कोई रिकॉग्नाइज पॉलिसी या कस्टम को पूरा करने के लिए अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसको एक्सपेंडिचर को परमिसेबल होता है, माने वो खर्च होता है, खर्च किया जा सकता है। तो ये हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है जिसको हम कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी कहते हैं। ये मुख्य बिंदु है जिसके आधार पर हम कोई भी अगर रेलवे फंड से खर्च कर रहे हैं तो इस पॉइंट को ध्यान में देना होता है। अब है कि प्रपोजल जो होता है, फाइनेंस में डिफरेंट टाइप्स का प्रपोजल होते हैं जिसको फाइनेंशियल कंकरेंस के लिए भेजा जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा। तो कोई भी प्रपोजल होता है उसका अगर हम कंकरेंस कर रहे हैं, चाहे वेटिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमको कुछ बिंदु को बहुत निगरानी से देखना पड़ता है कि अगर कोई प्रपोजल है जो एग्जीक्यूटिव के द्वारा फाइनेंस में भेजा गया है तो उसको कंकरेंस देने के पहले हम उस प्रपोजल में उस वर्क का जस्टिफिकेशन देखते हैं कि जो वर्क प्रपोज किया गया है वो वास्तव में वो वर्क रेलवे के हित में है, रेलवे के लिए जरूरी है। उसको अगर हम अगर प्रपोजल को सैंक्शन कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या फायदा हो रहा है, उससे हमारा एक्सपेंडिचर में क्या सेविंग हो रहा है, ये सब पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन को देखते हुए हम लोग प्रपोजल का जस्टिफिकेशन देखते हैं और जस्टिफिकेशन देखने के बाद ही हम प्रपोजल को कंसीडर करने के लिए विचार करते हैं। और दूसरा ये होता है कि ये प्रपोजल जो दिया गया है, दूसरा पॉइंट ये देख रहा है कि जो प्रपोजल दिया गया है उसका कंप्लीशन पीरियड क्या है, माने जो प्रपोजल को पूरा करने का समय क्या है, और करेंसी ऑफ द वर्क क्या है, माने वर्क का कितना लागत है, क्या करेंसी, क्या टोटल अमाउंट कितना है वर्क का, ये ध्यान देना पड़ता है। तीसरा ये देखना पड़ता है कि जो टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क है उसको सैंक्शन करने के लिए उसकी कॉम्पिटेंसी ऑफ सैंक्शन जो होता है, तो कॉम्पिटेंसी ऑफ सैंक्शन देखने के लिए हमको एसओपी के तहत उसका कंसिडरेशन करना पड़ता है कि इस कॉस्ट ऑफ वर्क का कॉम्पिटेंसी ऑफ सैंक्शन माने किस अधिकारी के आधार पर इसका कंकरेंस दिया जाता है। चौथा देखते हैं कि वर्क का एलोकेशन क्या है, तो वर्क का जो एलोकेशन सही रूप से आकलन किया गया है कि नहीं, कि
किस डिमांड में आ रहा है, किस प्लान हेड का है, उसका क्या प्राइमरी यूनिट है। तो ये एलोकेशन को भी हम लोग जांच करते हैं। और पांचवा जो होता है कि रेट, उसका जो रेट प्रपोजल में जो लिया गया उसका बेसिस क्या है। जो रेट प्रपोजल को लिया गया तो उसका बेसिस क्या होता है, और उसकी करेक्टनेस क्या है, और क्वांटिटी एक्चुअली करेक्ट क्वांटिटी लिया गया है कि नहीं, वो आवश्यकता के अनुसार ही क्वांटिटी का निर्धारण किया है। तो इसीलिए इस पर भी हम पांचवा पॉइंट में ये देखते हैं कि रेट को देखते हैं कि इसका बेसिस ऑफ रेट क्या है, करेक्टनेस ऑफ क्वांटिटी क्या है, माने क्वांटिटी का सही निर्धारण हुआ है कि नहीं, ये देखना पड़ता है। और छठा पॉइंट ये देखते हैं कि कोई भी अगर रिम्यूनरेटिव वर्क है, माने कैपिटल वर्क है अगर है, तो उस वर्क को सैंक्शन करने के लिए हमको आरओआर कंसिडर करना पड़ता है। आरओआर का मतलब हुआ कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। इस वर्क को अगर हम कर रहे हैं तो इस पर हमको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो आरओआर को भी हम लोग कंसिडर करते हैं, तभी हम कोई कैपिटल वर्क को कंकरेंस देते हैं। उसके बाद प्रपोजल में हम उसका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी क्या है, उसमें कोई जो शुद्ध रूप से कैलकुलेशन जो हुआ वो सही हुआ है कि नहीं। और सातवां पॉइंट हम लोग देखते हैं कि आउट ऑफ टर्न वर्क के लिए जो प्रपोजल में प्रोविजन किया गया, आउट ऑफ टर्न का मतलब है कि विशेष परिस्थिति में इस प्रपोजल को प्रायोरिटी के आधार पर करने के लिए जब कोई प्रपोजल को बढ़ाया जाता है तो उसका भी हम रीजन देखते हैं कि वास्तव में ये आउट ऑफ टर्न वर्क है कि नहीं। तो ये सब बिंदु पर कंसिडरेशन करते हुए तभी हम कोई प्रपोजल को, चाहे एस्टिमेट को, हम लोग क्या करते हैं, कंकरेंस करते हैं या वेटिंग करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि नॉर्मल कोर्स में तो हम लोग कोई भी वर्क का प्रपोजल होता है उसको कंकरेंस करते हैं, अब फिर से उसकी टेंडरिंग होती है। किंतु कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो परिस्थिति के अनुसार, जो इमरजेंट सिचुएशन में, जो नॉर्मल कोर्स में टेंडर नहीं बुलाया जा सकता है, तो उस स्थिति में बहुत ही अर्जेंट है, समय कम है, और वैसा वर्क को हम लोग कोटेशन के आधार पर भी कुछ वर्क को रेलवे में किया जाता है। तो कोटेशन के आधार पर जब कुछ वर्क को हम करते हैं तो उसके लिए प्रायर अनुमति लेना पड़ता है। तो एसओपी के तहत टेंडरिंग को फिलहाल को डिस्पेंस करने के लिए, माने टेंडरिंग को फिलहाल स्थगन के लिए हम लोग उसका एक परमिशन लेते हैं 5F के तहत, जिसके अनुसार हम कोटेशन के लिए किसी वर्क को कंकरेंस देते हैं कि हाँ ये वर्क जो है कोटेशन के आधार पर किया जा सकता है। तो कोटेशन पर जब किसी वर्क को अगर उसको कंकरेंस दिया जाता है कि हाँ कोटेशन पर ये वर्क किया जाए, तो उसमें कुछ बिंदु है, उसमें भी हम लोग उस बिंदु को ध्यान में देखते हैं कि जो अर्जेंट सिचुएशन है जिसमें कोटेशन कॉल करना बहुत ही अर्जेंसी है, उसकी आवश्यकता है, उसके आधार पर हम कोटेशन देखते हैं कि हाँ कोटेशन कॉल किया जा सकता है। दूसरी बात है कि उसकी सुटेबलनेस और रीजनेबलनेस जो है, और उसकी टेक्निकल सुटेबिलिटी क्या है, ये सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जब हम कोटेशन के लिए कोई प्रपोजल को कंकरेंस देते हैं, तो उस आधार पर जब कोटेशन के तहत अगर कोई वर्क को किया जाता है तो एटलीस्ट 3 कोटेशन को किसी फॉर्म से कोटेशन
को बिड के लिए डिमांड किया जाता है। तो 3 कोटेशन के आधार पर ही जो लोएस्ट रेट होता है उस रेट को हम लोग क्या करते हैं, उस रेट को ही कंसिडर करते हैं आपका कोटेशन के लिए, कि ये रेट जो है इसकी रीजनेबिलिटी, जो लोएस्ट रेट जो है इसकी रीजनेबिलिटी सही है, माने रीजनेबिलिटी वैलिड है लोएस्ट ऑफर का, वो एक देखते हैं। दूसरा देखते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड इसके लिए अवेलेबल है कि नहीं। तो कोटेशन वर्क के लिए जो फंड होता है वो हर एक जेएजी अधिकारी के, जो भी अधिकारी होते हैं, उसका एक अपना कॉम्पिटेंसी एनुअल सीलिंग लिमिट होता है, जिस एनुअल सीलिंग लिमिट को हम ध्यान में रखते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में इस लिमिट को क्रॉस ना करें। तो इसको हम लोग कहते हैं एनुअल सीलिंग लिमिट जो है उसको ध्यान में देखना पड़ता है कि एक पार्टिकुलर जो अधिकारी है, जो कॉम्पिटेंट है, जो कोटेशन के तहत काम कराने के लिए एलिजिबल है, उस अधिकारी की जो कॉम्पिटेंसी ऑफ सैंक्शन है, उसकी वार्षिक जो एनुअल सीलिंग लिमिट है वो क्रॉस ना हो। उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि फंड रजिस्टर के आधार पर हम लोग इसका निर्धारण करते हैं कि एनुअल सीलिंग लिमिट क्रॉस ना हो। इस आधार पर कोई वर्क को हम लोग क्या करते हैं कि कोटेशन के तहत उसको कंकरेंस देते हैं। जब कोटेशन के तहत कोई वर्क का प्रपोजल का कंकरेंस मिल जाता है तो उसके आधार पर लोएस्ट जो रेट होता है L1 जिसको हम कहते हैं, उसको वेटिंग करने के लिए फिर से फाइनेंस में उस रेट को वेटिंग करने के लिए प्रपोजल को दिया जाता है कि उसको उस रेट को वेटिंग किया जाता है और उसी रेट के आधार पर उस फॉर्म के द्वारा कोटेशन के आधार पर काम किया जाता है। इसके अलावा जो है हायरिंग और व्हीकल होता है। व्हीकल भी हमारे रेलवे में विभिन्न अधिकारी के द्वारा विभिन्न अर्जेंट वर्क के कारण रेलवे में कुछ गाड़ी को हायरिंग किया जाता है। रेलवे की जो अपना अधिकारी का चाहे कुछ इमरजेंसी वर्क है, इंस्पेक्शन वर्क है, उसके लिए प्राइवेट व्हीकल जो है उसके लिए हमको हायरिंग ऑफ व्हीकल जो होता है उसका भी प्रपोजल आता है। तो हायरिंग ऑफ व्हीकल का जो प्रपोजल आता है उस प्रपोजल में भी हम कुछ बिंदु को ध्यान देते हैं कि कोई भी गाड़ी को अगर रेलवे के द्वारा हायर किया जाता है तो उस डिपार्टमेंट के प्रपोजल जो हायरिंग ऑफ व्हीकल है उसमें ये देखते हैं कि ये प्रपोजल को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिला है कि नहीं। और दूसरा ये देखते हैं कि जो हायरिंग ऑफ जो व्हीकल को हम हायर कर रहे हैं, जो रेलवे व्हीकल को हायर कर रही है, उसका क्या फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन, उसका फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन को निर्धारण करते हैं। तीसरा ये होता है कि अगर गाड़ी कोई हायर किया जाता है कॉन्डेमनेशन बेसिस पर। कॉन्डेमनेशन का मतलब है कि पहले से गाड़ी हमारा है, वो गाड़ी खराब हो चुका है, उस गाड़ी को खराब होने के कारण उस गाड़ी को हम लोग कॉन्डेम करते हैं, तो इसके लिए कॉन्डेमनेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो कॉन्डेमनेशन सर्टिफिकेट के आधार पर भी हायरिंग ऑफ व्हीकल के लिए प्रपोजल अगर आता है तो उसमें हमको निहायत रूप से ये देखना है कि कॉन्डेमनेशन सर्टिफिकेट लगा हुआ है कि नहीं। और इसके अलावा एक और पॉइंट को देखना पड़ता है कि जो कॉस्ट निर्धारण किया गया है हायरिंग ऑफ व्हीकल के, जो रेट निर्धारण किया गया है वो कैसे कैलकुलेट
कैलकुलेशन उसका कैसे किया, किस आधार पर उसका कैलकुलेशन हुआ। उसमें ये देखते हैं कि क्या ये बजटरी कोटेशन के आधार पर है कि एलएआर के आधार पर है। एलएआर का मतलब है कि जो लास्ट एक्सेप्टेड रेट है, जो रेलवे कोई व्हीकल को हायरिंग किया है उसका जो लास्ट एक्सेप्टेड रेट होता है उस आधार पर क्या रेट को लिया गया है कि बजटरी कोटेशन का आधार पर लिया गया है। ये सब बिंदु को देखने के बावजूद ही हम रेलवे का हायरिंग और व्हीकल को प्रपोजल को हम लोग कंकरेंस देते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे प्रपोजल जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में डिफरेंट एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के द्वारा भेजा जाता है। जैसे एएमसी का प्रपोजल होता है, माने मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस प्रपोजल हुआ। उसके लिए उसके बाद कैश इंटरेस्ट का प्रपोजल होता है। इसके अलावा मिसलेनियस प्रपोजल होता है, माने डिफरेंट टाइप्स का प्रपोजल जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट के द्वारा जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंकरेंस के लिए प्रपोजल को भेजा जाता है। तो उस प्रपोजल को कंकरेंस देने के लिए चाहे वेटिंग करने के लिए हमको उसको एग्जामिन करना पड़ता है कि जो प्रपोजल जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में अदर एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट द्वारा जो आया है वो प्रपोजल रेलवे बोर्ड के सर्कुलर के आधार पर आधारित है कि नहीं, चाहे कुछ हमारा हेडक्वार्टर के जो गाइडलाइंस है उसके आधार पर आधारित है कि नहीं। और अंत में हर एक फाइनेंस ब्रांच में एसओपी जो होता है, शेड्यूल ऑफ पावर, शेड्यूल ऑफ पावर एक बुक होता है जिस आधार पर कॉम्पिटेंसी ऑफ सैंक्शन रहता है कि क्यों कौन वर्क कितना कॉस्ट ऑफ वर्क के लिए किस डिपार्टमेंट के लिए कौन अधिकारी सक्षम है, इसको हम निर्धारण करते हैं एसओपी के माध्यम से। तो एसओपी के आधार पर ही हम ये देखते हैं कि इस वर्क को सैंक्शन के लिए कॉम्पिटेंसी ऑफ सैंक्शन क्या है। ये वर्क एसओपी का किस पैरा में आ रहा है और जिस पैरा के तहत कॉम्पिटेंसी ऑफ सैंक्शन का निर्धारण होता है उस आधार पर हम मिसलेनियस प्रपोजल को कंसीडर करते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन का जो स्क्रूटनी होता है वो फाइनेंस कोड जो होता है उसमें जो रूल निर्धारण है, जो ऑर्डर है, उसको जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो किया गया है कि नहीं। कोई भी हम फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन का जब स्क्रूटनी करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि जो भी प्रपोजल का जस्टिफिकेशन है वो फाइनेंस कोड के रूल के अनुसार है कि नहीं, रेलवे बोर्ड के सर्कुलर के तहत है कि नहीं, एसओपी के तहत है कि नहीं। उसके आधार पर ही कोई फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन को हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद उसका रेट रीजनेबिलिटी है, रेट की जो रीजनेबिलिटी है वो देखते हैं। क्वांटिटी जस्टिफिकेशन देखते हैं, फंड्स अवेलेबिलिटी देखते हैं। ये सब बिंदु को कंसीडर करने के बाद ही हम मिसलेनियस प्रपोजल को कंकरेंस देने के लिए कंकरेंस देते हैं। और जब कंकरेंस दे किसी प्रपोजल का कंकरेंस दिया जाता है और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में उसको जब भेजा जाता है तो वहाँ एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जो फाइनेंस का जो स्टिपुलेशन दिया है कंकरेंस में, जो उसका कॉम्पिटेंसी ऑफ सैंक्शन, इसके अलावा जो कुछ स्टिपुलेशन है उसको वो लोग कॉम्प्लायंस करते हैं। और जब कॉम्प्लायंस
करने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि वो टेंडर के लिए प्रोसीड करते हैं, मतलब टेंडर उस वर्क को करने के लिए टेंडर फ्लॉट करते हैं। जब टेंडर फ्लॉटिंग हो जाता है और उसमें जो लोएस्ट रेट होता है, जब उसको कंसीडर किया जाता है कि हाँ इस वर्क के लिए इस लोएस्ट रेट को ही, इस फॉर्म को ही वर्क को करने के लिए अनुमति दी जा रही है, तो उस फॉर्म के साथ रेलवे का जो अपना एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है रेलवे के साथ, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं और साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को साइन करते हैं। हमारा जो रेलवे की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है और जो फॉर्म के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो दोनों मिलकर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हैं और साइन करते हैं। उसके बाद जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट निर्धारण होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, उसके कवर पेज पर हम जो एलोकेशन निर्धारण होता है, जो डिटेल एस्टिमेट में जो एस्टिमेट जो बनाया जाता है वर्क के लिए, उसका शुरू में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट का जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है, तो उसके आधार पर हम डिटेल एस्टिमेट जब बनाते हैं, तो डिटेल एस्टिमेट का जो कॉस्ट होता है, उसी कॉस्ट को हम जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का जो कवर पेज होता है, उसको एलोकेशन के तहत वो कॉस्ट को हम वहां निर्धारण करते हैं कि डिटेल एस्टिमेट का टोटल कॉस्ट इस एलोकेशन के तहत इस वर्क के लिए ये पैसा, ये अमाउंट रिक्वायर्ड है। उस एलोकेशन के तहत हम डिटेल एस्टिमेट का जो टोटल कॉस्ट है उसको कवर पेज पर हम लोग राइट डाउन करते हैं, उसको लिखते हैं कि हाँ ये एलोकेशन में इतना टोटल कॉस्ट चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि जो एग्रीमेंट में जो रेट लिया गया है, जो एग्रीमेंट में जो रेट का निर्धारण हुआ, वो एक्चुअली टेंडर कमेटी के द्वारा ही एक्सेप्ट होता है। उसी रेट को हम लोग एस्टिमेट में कंसीडर करते हैं। उसके बाद और कोई अगर स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हो अगर टेंडर कमेटी के द्वारा, वो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में जो है शामिल होता है। इस आधार पर जो होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कंप्लीट होता है। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के बाद ही किसी वर्क को करने के लिए पार्टी को अनुमति दी जाती है, जिसके तहत कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर जो काम को करने के लिए अपना वो काम को शुरुआत करते हैं, और जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन दिया गया कि इस टाइम ऑफ ड्यूरेशन के तहत आपको काम करना है, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा उसको फुलफिलमेंट के लिए बाध्य होता है। अगर ज़्यादा टाइम लिंगर करता है तो रेलवे चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को डिबार भी कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकता है। इसलिए टाइम का निर्धारण जो होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अगर जिसके कारण अगर टाइम का निर्धारण, अगर टाइम ड्यूरेशन को अगर ना फॉलो किया जाए तो उसमें कॉस्ट बढ़ने की संभावना होती है। ये कॉस्ट जो बढ़ने की संभावना के कारण जो होता है, ये रेलवे के फाइनेंस पर एक निगेटिव इफेक्ट डालता है। इसीलिए हम लोग इसको कोई भी प्रपोजल में ये बहुत ही ध्यान देते हैं कि
कॉस्ट ओवर रन ना हो, टाइम ओवर रन ना हो, माने टाइम जितना दिया गया उसी टाइम के तहत पूरा की जाए। और जब ये सब बिंदु को, इस पॉइंट को कंसिडरेशन करने के बाद ही अगर कॉन्ट्रैक्टर कोई काम को पूरा करता है तो उसके तहत कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट, उस वर्क के तहत कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया जाता है। इसके अलावा रेलवे में बहुत सारे लैंड जो होता है वो आपका बहुत सरप्लस जो है, जिसको रेलवे अपने ई में यूज नहीं करता है, यूज नहीं कर पाता है, तो उस लैंड को भी आधार पर, उस लैंड के आधार पर भी हम लोग कुछ अर्निंग के लिए क्या करते हैं, उस लैंड को लीज और लाइसेंस के तहत उस लैंड को क्या होता है कि हम लोग किसी विशेष पर्पस में लैंड को लीज पर दिया जाता है, चाहे लाइसेंस पर दिया जाता है। तो कोई लैंड को जब हम लाइसेंसिंग करते हैं चाहे लीजिंग करते हैं तो उस प्रपोजल में भी बहुत कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको हमको कंसिडर करना पड़ता है। जैसे कोई लैंड को अगर हम लाइसेंस के लिए अगर अलाउ कर रहे हैं तो हमको पहला ये ध्यान देना पड़ता है कि जिस वर्क के लिए दिया जा रहा है वो एक्चुअली डायरेक्ट रेलवे से रिलेटेड वर्क है। अगर रेलवे से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली है तो उस लैंड को हम लीज के तहत जो है हम परमिशन दे सकते हैं, जिसमें हमको पर्सनल अप्रूवल ऑफ जीएम का जरूरत होता है और उसके आधार पर हमारा पर्सनल कंकरेंस और पीएफए का भी अनुमोदन होता है। तभी रेलवे लैंड को किसी रेलवे की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो बेनिफिट है अगर उस वर्क के लिए है, उस पर्पज के लिए है, तो उसको हम लाइसेंस के आधार पर हम उस लैंड को हम लाइसेंस के आधार पर उस लैंड को हम देते हैं किसी को। दूसरा ये देखना होता है कि जो प्रपोजल लैंड के लिए आया है, लीज के लिए चाहे लाइसेंस के लिए, तो उसमें वो डिटेल्स ऑफ लैंड, माने लैंड के बारे में उसका बृहद जानकारी दी गई है कि नहीं, कि लैंड का प्लॉटिंग क्या है, उसका पोजीशन क्या है, और उस डायग्राम और प्लान और पीरियड ऑफ लीजिंग को देखने के बाद ही किसी रेलवे लैंड को हम लीज और लाइसेंस के लिए रेलवे अधिकारी के द्वारा परमिशन दी जाती है। तीसरा ये देखा जाता है कि जो लैंड लाइसेंस और लीज पर दिया जा रहा है वो एक्चुअली वैकेंट है, अभी फिलहाल रेलवे पर्पस के लिए कोई इन नियर फ्यूचर इसका कोई यूज की संभावना नहीं है। उस लैंड को भी हम लीज और लाइसेंस के आधार पर किसी पार्टी को हम एक जमीन को लीज और लाइसेंस के आधार पर देते हैं, तो जिससे रेलवे की जो एक सोर्स ऑफ इनकम का एक आधार बनता है। और दूसरा ये होता है कि सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो है, जो लैंड का जो वैल्यू जो निर्धारण होता है लीज और लाइसेंस में, तो वो मार्केट वैल्यू के अनुसार है कि नहीं। तो वो रेवेन्यू, हर एक स्टेट गवर्नमेंट का जो एक रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा जो मार्केट वैल्यू होता है जो जमीन का, उस आधार पर रेलवे लैंड की जो कॉस्ट को निर्धारण करने के बाद ही जो है हम उस को लाइसेंस या लीज के लिए हम किसी पार्टी को उस रेट के आधार पर ही
लैंड को देने के लिए तैयार होते हैं। तो इसके लिए हमको डॉक्यूमेंट चाहिए कि जो मार्केट वैल्यू के आधार पर ये देखे कि इस लैंड की जो लेटेस्ट जो मार्केट रेट है वो वास्तव में उसी के अनुसार है कि नहीं। दूसरा ये देखना पड़ता है कि लीज रेंट और लाइसेंस फी, वो जो डॉक्यूमेंट हमको मिला है कि जो मार्केट वैल्यू के आधार पर जो डॉक्यूमेंट मिलता है उस आधार पर ही हम कोई लाइसेंस फी चाहे लीज का वैल्यू तय करते हैं। और दूसरा ये भी उसमें एक और पॉइंट देखना पड़ता है कि जो हम लैंड रेलवे का जो सरप्लस लैंड है चाहे अभी फिलहाल फ्यूचर में जो यूज नहीं हो रहा है उस लैंड को जब हम किसी पार्टी को लीज और लाइसेंस के आधार पर दे रहे हैं तो रेलवे बोर्ड के पॉलिसी लेटर के तहत है कि नहीं, और गवर्निंग द मोड ऑफ लाइसेंस फी, जो लाइसेंस फी का जो एक जो नॉर्म्स है उसके तहत इस लैंड को दी जा रही है कि नहीं, और पार्टी के द्वारा जो लीज पेबल जो दिया जा रहा है उसको भी हम इस प्रपोजल में जो है उसको विस्तृत जानकारी देते हैं। ये सब पॉइंट देखने के बाद ही किसी रेलवे की जमीन को लीज और लाइसेंस के आधार पर किसी पार्टी को फिलहाल उसको पट्टा को दिया जाता है। इस आधार पर भी जो लीज और लाइसेंस के तहत जो है रेलवे के जो है एक मिसलेनियस अर्निंग के तहत सोर्स ऑफ इनकम में आता है। इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क है जो रेलवे को करना पड़ता है, जैसे डिपॉजिट वर्क। तो डिपॉजिट वर्क में रेलवे को ऐसे वर्क हैं कि जो पब्लिक सेक्टर के लिए भी कुछ वर्क अगर रेलवे को करना पड़ रहा है, चाहे प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ अगर वर्क रेलवे को करना पड़ रहा है, तो उस केस में ये हमको ये देखना पड़ता है कि वो कोडल प्रोविजन के तहत है कि नहीं। अगर कोई पार्टी के लिए अगर रेलवे कोई डिपॉजिट वर्क कर रहा है, चाहे पब्लिक सेक्टर के लिए अगर कोई रेलवे वर्क कर रहा है, विशेषकर असिस्टेंट साइडिंग का जो वर्क होता है, अगर किसी पार्टी के लिए अगर रेलवे वर्क कर रहा है तो उसके लिए हम लोग उस वर्क का जो डिपार्टमेंटल चार्जेज जो होता है और उस वर्क का कॉस्ट कितना जो निर्धारण होता है, उस वर्क के कॉस्ट को और डिपार्टमेंटल चार्जेस को इंक्लूडिंग करते हुए उस पार्टी से पहले उस पैसा को जमा कराया जाता है। जब पार्टी पैसा जमा करने के लिए तैयार होता है तभी हम डिपॉजिट वर्क को उस पार्टी के लिए जब हम कोई डिपॉजिट वर्क करते हैं, जब तक पैसा अगर नहीं जमा होता है तब तक हम किसी पार्टी का जो डिपॉजिट वर्क है हम नहीं करते। तो वर्क करने के पहले पार्टी अगर वो पैसा जमा दे रहा है और उसके आधार पर ही हम डिपॉजिट वर्क के तहत ही कोई वर्क हम करते हैं। इसके बाद रेलवे में जो होता है स्टोर के पर ही रेलवे का बहुत माने स्टोर प्रोक्यूरमेंट में भी रेलवे का जो खर्च होता है उस खर्च में भी रेलवे प्रशासन जो है एक नियंत्रण बनाने के लिए 2-3 बिंदु पर ध्यान देता है। जैसे आपका पहला ये होता है कि ऑर्डर फॉर जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो ऑर्डर हम देते हैं कोई स्टोर को प्रोक्यूरमेंट के लिए, उस ऑर्डर को हमको ध्यान से ये देखना पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्ट वास्तव में हमारे लिए जरूरी है कि नहीं। दूसरा ये देखना पड़ता है स्क्रूटनी ऑफ इंडेंट करना होता है। जो इंडेंट हम पेश करते हैं कि जो स्टोर
खरीदने के लिए जो इंडेंट दी जाती है उसका भी स्क्रूटनी की जाती है। तीसरा ये है कि फंड फंड अवेलेबल है कि नहीं, फंड अवेलेबल है कि नहीं, उसके लिए हम फंड रजिस्टर से भी उसका देखते हैं कि इस प्रोक्यूरमेंट ऑफ स्टोर के लिए फंड अवेलेबल है कि नहीं। ये सब बिंदु को देखते हुए ही हम स्टोर प्रोक्यूरमेंट के जो खर्च को नियंत्रण करने में बहुत हद तक सफल होते हैं। ये 3 पॉइंट को देखा जाता है जिससे स्टोर एक्सपेंडिचर में एक नियंत्रण रखा जाए। और इसके अलावा जो ये तो प्रपोजल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रपोजल वर्क के लिए जो रेलवे को कंकरेंस ऑफ बिडिंग देना पड़ता है, वो ध्यान में देने के बाद एक फाइनेंस फंक्शन में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि कुछ आइटम होते हैं जिसमें फाइनेंस का प्रायर फाइनेंशियल कंसल्टेशन लिया जाता है, और प्रायर फाइनेंशियल कंसल्टेशन के आधार पर ही वो वर्क को हम करते हैं। जैसे प्रायर फाइनेंशियल कंसल्टेशन जो पहले फाइनेंस से एक माने सलाह मशूरा किया जाता है, उसके लिए कुछ ऐसे वर्क है जैसे एस्टेब्लिशमेंट का वर्क है, दूसरा है वर्क्स है, एस्टिमेट्स है, टेंडर है, कॉन्ट्रैक्ट है, स्टोर इंडेंट और परचेज ऑर्डर है, डेलीगेशन ऑफ पावर है, कमर्शियल मैटर है, फॉरेन एक्सचेंज है, और मिसलेनियस मैटर जो है जिस पर रेल प्रशासन जो है फाइनेंस ब्रांच से प्रायर कंसल्टेशन करने के बाद ही इस वर्क में अपना फाइनेंशियल जो भी इम्प्लीकेशन होता है उस पर कंसिडरेशन किया जाता है। कि जैसे वर्ष हो, चाहे एस्टिमेट हो, चाहे टेंडर हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, इसमें रेलवे का जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, जो एक रेलवे बोर्ड के सर्कुलर और फाइनेंस कोड के इंस्ट्रक्शन के तहत जो कुछ काम किया जाएगा उसका एक फाइनेंस डिपार्टमेंट से प्रायर कंसल्टेशन की जाती है, और उसके आधार पर ये हम लोग जो वर्क है, एक वर्क को हम लोग निष्पादन करते हैं। डेलीगेशन ऑफ पावर में होता है कि जब रेलवे बोर्ड अपना रेलवे ये फंड को जो खर्च करने के लिए, रेलवे जो भी अगर किसी वर्क के लिए खर्च कर रहा है तो रेलवे बोर्ड क्या करता है, डिफरेंट जोनल रेलवे को पावर को डेलीगेट करती है जीएम के तहत, और जीएम को जब रेलवे बोर्ड पावर डेलीगेट करती है तो जीएम अपने सबऑर्डिनेट अधिकारी को वो पावर को रीडेलीगेट करता है। और रीडेलीगेट इसलिए किया जाता है कि कार्य को एफिशिएंट ढंग से, स्पीडी रूप में कार्य का जो डिस्पोजल किया जाए, इसीलिए जीएम जो है अपने सबऑर्डिनेट अधिकारी को जो है रीडेलीगेट करता है पावर को, कि किस वर्क के लिए कितना कॉम्पिटेंसी ऑफ सैंक्शन के लिए जो अधिकारी को जीएम पावर को डेलीगेट करता है वो एसओपी के तहत जो है हम उसका निर्धारण करते हैं। कोई भी कार्य होता है तो हम एसओपी के तहत देखते हैं कि इस वर्क की कॉम्पिटेंसी ऑफ सैंक्शन कहाँ है, तो ये हम डेलीगेशन ऑफ पावर बोलते हैं। कि जो रेलवे फंड की जो भी कोई खर्च होता है रेलवे फंड से, जो भी वर्क एग्जीक्यूशन के लिए जो पैसा खर्च होता है, तो रेलवे बोर्ड
पावर डेलीगेट करती है हर एक जोनल रेलवे के जीएम को, और जीएम जो है रीडेलीगेट करती है अपने सबऑर्डिनेट अधिकारी को, जो एसओपी के तहत हम निर्धारण कर पाते हैं कि किस कार्य के लिए, किस अमाउंट के लिए इसकी कॉम्पिटेंसी ऑफ सैंक्शन क्या है। तो ये तो फाइनेंस में ये खर्च का इतना लेखा जोखा होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क का प्रपोजल है, एस्टिमेट है, टेंडर है, ये सब जो खर्च का जो इतनी जो फाइनेंशियल स्क्रूटनी की जाती है, ताकि रेलवे पब्लिक फंड का जो हम खर्च करें उसका मिस यूटिलाइजेशन ना हो, वो प्रॉपर पब्लिक फंड का प्रॉपर हम यूटिलाइज करें, प्रॉपर ढंग से फंड की खर्च हो, और जो वर्क हमारे लिए जरूरी है उसी वर्क को रेलवे एग्जीक्यूट करें। इसके लिए हम लोग फाइनेंस ब्रांच लार्ज स्केल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क को माइन्यूटली स्क्रूटनी करता है। इसके बाद रेलवे क्या करती है कि सोर्स ऑफ इनकम जो है, तो अब तो रेलवे जो फाइनेंस जो है जनरल फाइनेंस के साथ ही मर्ज है, यानी रेलवे का जो भी पैसा का जरूरत है वो एक जनरल फाइनेंस के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा रेलवे भी कुछ अपना इंटरनल रिसोर्सेस के द्वारा पैसा को कलेक्ट करती है। जैसे इसको हम कहते हैं इंटरनल जनरेशन ऑफ रिसोर्सेस। कोई भी रिसोर्सेस का जो है कि उसका जनरेट करने के लिए एक इंटरनल सोर्सेस होता है, तो उस रिसोर्सेज में, इंटरनल रिसोर्सेज में जैसे एप्रोप्रिएशन मेड टू डीआरएफ होता है, दूसरा रिटेन्ड सरप्लस जो होता है, जो हमारा जो सरप्लस हुआ उस फंड को हम डीएफ और कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, ये हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ रिसोर्सेस हुआ। तीसरा होता है कि जो हमारा फंड है उस फंड पर जो इंटरेस्ट मिलता है, तो इसको हम इंटरेस्ट ऑन फंड बैलेंसेस कहते हैं। तो ये हमारा इंटरनल रिसोर्सेस रेलवे का है। इसके बाद जनरल रेवेन्यू के द्वारा जो हमको कैपिटल मिलता है हर एक फाइनेंशियल ईयर में, कैपिटल वर्क को करने के लिए। इसके अलावा रेलवे क्या करती है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज और नॉन बजटरी रिसोर्सेज होता है। एक्सटर्नल रिसोर्सेज, नॉन बजटरी रिसोर्सेज में रेलवे डिफरेंट टाइप्स के स्कीम चलाया है, जैसे बोल्ट हुआ, OIW है, फंड्स जो है IRFC मैंने इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जो फंड एक्वायर करती है, वो इसलिए कि जो रिप्लेसमेंट ऑफ रोलिंग स्टॉक हो, चाहे कोई रोलिंग स्टॉक का रिप्लेसमेंट हम करते हैं, उसको हम लीज के आधार पर लेते हैं, और उस लीज का पेमेंट जो है हर एक साल में जो है डिमांड नंबर 9 के तहत जो है हम लीज का पेमेंट करते हैं। इसके अलावा जो है रेलवे जो है प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत भी बहुत सारे वर्क को एग्जीक्यूट करती है। जैसे आपका रेल विकास निगम है, जो आपका प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है। उसके बाद DFC जो है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, वो भी आपका प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत जो है वर्क को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इस तरह रेलवे जो है डिफरेंट टाइप्स का वर्क जो है अपना रिसोर्सेस कलेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस कलेक्ट करती है, और रेलवे जो है अपना
वर्क को एग्जीक्यूट करता है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत। यही फाइनेंस का एक आकलन है, जनरल गाइडलाइंस है, जिसके तहत हम खर्च और अपना अर्निंग का व्यवस्था करते हैं। इसके बाद आज यही हम क्लास को समाप्त कर रहे हैं, और अगर आप लोगों को कुछ अगर पूछना है तो आप लोग इस पर कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को इसमें कुछ क्वेरी करना है। हाँ, ईबीआर एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज कहा जाता है। तो ये जो हम बता रहे हैं कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, जो रेलवे पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो बजट रिसोर्सेस को जो गेन करता है, तो ईबीआर आईएफ जो है वो हमारा जनरल बजट में उसका कैलकुलेशन नहीं किया था। उसका कैलकुलेशन जो है वो अलग से ईबीआर के तहत ही किया था। उसकी जो अकाउंटल जो होता है ईबीआर का, वो हमारा जनरल बजट के अंदर में कैलकुलेशन नहीं होता, उसका अलग से उसका लेखा जोखा होता है। उसी को हम लोग ईबीआर आईएफ कहते हैं, मैंने एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, जिसके आधार पर कुछ पब्लिक पार्टनरशिप के तहत जो वर्क रेलवे निर्धारण करती है, उसमें ये पैसा को इन्वेस्ट किया जाता है। आईएफ का कह रहे हैं कि आईएफ का क्या होता है फॉर्म? ईबीआर आईएफ तो हाँ होता है। अब उसका फुल फॉर्म तो पूरा डिटेल नहीं बता सकते कि आईएफ क्या होता है। ईबीआर आईएफ होता है, जैसे ईबीआर ब्रैकेट में आईएफ लिखा रहता है। हाँ वो होता है। ठीक है, उसको हम जैसा होगा एक बार हम करके हम नेक्स्ट क्लास में जो होगा तो हम आपको क्लियर करेंगे। आईएफ और कोई प्रश्न? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, देखिए कंकरेंस जो होता है कि जैसे कोई न्यू वर्क कोई आता है, अगर कोई एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के द्वारा कोई न्यू वर्क को करने के लिए जो अनुमति मांगा जाता है, और उसको फाइनेंस ब्रांच क्या आता है, उस वर्क को जस्टिफिकेशन देखते हुए उस वर्क को करने की जो अनुमति दे दी जाती है, उसको हम कंकरेंस कहते हैं। आज जब कंकरेंस अगर उस प्रपोजल का हो गया, और इसके बाद जो हम मान लीजिए कि हम एस्टिमेट बना रहे हैं, जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसका जब प्रपोजल आता है, तो चूंकि वर्क का जो कंकरेंस हो चुका, उस कंकरेंस के आधार पर उसमें जो जो कंडीशन है, उस कंडीशन को फॉलो करते हुए जब हम एस्टिमेट को चाहे कॉन्ट्रैक्ट को जब हम उसको अनुमति देते हैं, तो उसको हम वेटिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको वर्क का मिल गया, अनुमति मिल गया, उसको हम कंकरेंस किए, उस वर्क के तहत अगर आप एस्टिमेट को प्रपोजल भेजे हैं, कॉन्ट्रैक्ट का प्रपोजल भेजे हैं, तो उसको जब हम अनुमति करते हैं तो उसको हम वेटिंग करते हैं। यही कंकरेंस और वेटिंग में अंतर यही है। हाँ, थैंक यू। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? पूछ सकते हैं अभी आप सर से। और एनी क्वेश्चन? थैंक यू, वेरी वेरी थैंक्स। थैंक यू ऑल। ओके, सेशन हम लोग अब यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। आप लोग 3 बजे वाले सेशन में टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।